Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. This video is based on practice set 18 for TGT English preparation. Here question number 1 is given as transform direct narration into indirect narration. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पर बेस्ड है, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको ऑप्शन से इनडायरेक्ट नरेशन में बताना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज़, इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है राम एक्सप्लेन विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा मिस्टेक भी है इसमें, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है तो यही माना जाएगा। वो मिस्टेक किस प्रकार की है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू इज द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये लाइन जो दी गई है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये किस रचना से ली गई है और किसकी रचना से ली गई है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये दी गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से और इसके रचनाकार हैं मिल्टन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर थ्री इज हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ को ये बात किसने कही है ये आपको बताना है। तो ये बात कही गई है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं जो बेहद ज़रूरी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। टू विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएम बाई सैमुअल टेलर कॉलरिज रिटन इन 1807। यहाँ 1807 में इन्होंने लिखा था इसको। टू विलियम वर्ड्सवर्थ नामक रचना को पूरा किया था एज अ रिस्पॉन्स टू पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। यहाँ पर प्रिल्यूड जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछता हूँ कि द प्रिल्यूड ये कब लिखी गई और इसका पब्लिकेशन कब हुआ, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे की बात करते हैं। इन टू विलियम वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कॉलरिज प्रेजेज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज पोएटिक एबिलिटी। यहाँ पर उनके पोएटिक एबिलिटी की जो है ये प्रेजिंग करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ही सेज ओ ग्रेट बर्ड एर एट दैट लास्ट स्टेन डाइंग आउट द ईयर विद स्टेड फास्ट आई व्यूड दी इन द क्वायर ऑफ एवर इंड्यूरिंग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज मार्क, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द फोर ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको जो है एक सेंटेंस स्प्लिट करके दिया गया है, उसके पार्ट में आपको एरर ढूंढना है। इसका रिमेनिंग पार्ट इधर दिया गया है, रिमेनिंग पार्ट इज गिवन हेयर एज फॉलोज। यस, रिमेनिंग पार्ट इज एज फॉलोज। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका सेंटेंस है इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन दियर अरिवल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो दियर दिया गया है ये ईच डेलीगेट के हिसाब से गलत है, ये हिज या हर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। इन पार्ट डी रिप्लेस ऑन दियर अरिवल विद ऑन हिज हर अरिवल डेलीगेट मीन्स ए पर्सन चोजन आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अदर्स। मतलब कहने का ये है कि इसको आपको रिप्लेस कर देना ऑन दियर अरिवल को हिज हर अरिवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज रेमिंग स्कीम ऑफ पेट्राचन सोनेट। पेट्राचन सोनेट की रेमिंग स्कीम क्या होती है। यहाँ पर दिया गया है ए बी बी ए सी डी ई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन एज व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है ये ग्रामर के हिसाब से क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है। सेंटेंस दिया गया है एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेज राउंड। यहाँ राउंड के लिए आपको बताना है कि किस प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर इसका जो है आंसर दिया गया है एडवर्ब है, क्योंकि डांसेस को मॉडिफाई करता है, तो इसलिए ये एडवर्ब हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेज राउंड एडवर्ब है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज़ नॉट ट्रू। यहाँ लिरिक फॉर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है ए लिरिक कंटेंस 14 लाइन। लिरिक में जो है 14 लाइन होती हैं, ऐसा नहीं है, 14 लाइन सोनेट में होती हैं। तो सो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं लिरिक पोएट्री इज मेड अप ऑफ टू मेन टाइप्स एलेजी एंड ऑड। एलेजी और ऑड से लिरिक बनी होती है। सोनेट में जो है 14 लाइन होती हैं, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन हेयर। क्वेश्चन नंबर 8 इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8 इज द टर्म कार्पे डिएम मीन्स। यहाँ टर्म कार्पे डिएम जो कि एक फॉरेन वर्ड है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है सीज द डे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है, देख सकते हैं आप। कार्पे डिएम लैटिन वर्ड है एंड इज वाइडली नोन एज सीज द डे और प्लग द डे। दो मीनिंग यहाँ पर दी गई है, प्लग द डे या सीज द डे, दोनों अर्थ इसका होता है। दिस फ्रेज इज यूज्ड बाय द रोमन पोएट होरेस। एक जानकारी और यहाँ पर मिलती है कि होरेस ने जो है इस शब्द का यूज़ किया था। होरेस रोमन के वासी थे और क्या करने के लिए किया था? टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट वन शुड एंजॉय लाइफ व्हाइल वन कैन। इन्होंने ये बताया था कि किसी को भी अपना जीवन बिल्कुल जितना हो सके उतना आनंदपूर्वक बिताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी जीवनी के विषय में यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डी, बायोग्राफी इज़ अ लेटर डे जेनरा एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी। ये दिया गया है जो कि सत्य नहीं है। इसके लिए 20th सेंचुरी में ही नहीं, पहले से ही जीवनी लिखी जाती रही हैं। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ नॉट ट्रू अबाउट बायोग्राफी, द इंडिपेंडेंट जेनरा ऑफ बायोग्राफी बिगेन टू इमर्ज इन 18th सेंचुरी। क्योंकि बायोग्राफी की जो है शुरुआत 18th सेंचुरी से हो चुकी थी, इसलिए ये नहीं सही है। एंड रीच्ड इट कंटेम्प्रेरी फॉर्म एट द टर्म ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी तक ये चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे। एसे के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है द फॉर्मल एसे इज़ रिलेटिवली पर्सनल। फॉर्मल एसे जो होता है वो जो है रिलेटिवली पर्सनल होता है, कोई भी एसे पर्सनल नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन हेयर। यस, क्वेश्चन नंबर 11 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 11, दाउ हैडस्ट ए वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी प्योर एज द नेकेड हेवेंस मजेस्टिक फ्री। ये लाइन किसके लिए कही गई है? तो यहाँ वॉइस वर्ड से ही आप पकड़ सकते हैं, साउंड से पकड़ सकते हैं कि ये जॉन मिल्टन के लिए हो सकती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ जॉन मिल्टन इसके लिए आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हो जाती है, एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है द एबव लाइन्स आर रिटन फॉर जॉन मिल्टन, दीज लाइन्स आर मेंशनड इन द पोएम लंदन 1802। ये लंदन 1802 में लाइन आई है और जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। यहाँ पर एक जानकारी मिल रही है कि यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है लंदन 1802 लिखा है और इसी में ये बात इन्होंने कही है। आगे भी यहाँ पर कुछ दिया गया है, दिस पोएम इज़ रिटन इन द सेकेंड पर्सन। ये सेकेंड पर्सन में लिखी गई है। सेकेंड पर्सन का मतलब है यहाँ पर दाऊ का प्रयोग, दी का प्रयोग किया गया है पुरानी इंग्लिश के हिसाब से, और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके हिसाब से यू होता है, योर होता है। और यहाँ पर दिया गया है जॉन मिल्टन हु लिव्ड फ्रॉम 1608 टू 1674। ये जो है मिल्टन का लाइफ स्पैन दिया गया है। मिल्टन का लाइफ स्पैन है 1608 से 1674 और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है पैराडाइज लॉस्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज चूज वन वर्ड फॉर द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन दिया गया है। मर्डर ऑफ अ ब्रदर यानी भाई की हत्या को भाई की हत्या के लिए एक वर्ड क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है फैक्ट्रीसाइड। फैक्ट्रीसाइड का मतलब होता है भ्रातृ हत्या। यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें और वर्ड जो दिया गया है होमिसाइड दिया गया है, इन्फेंटिसाइड दिया गया है, सोरोसाइड दिया गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। बहुत अच्छी जानकारी है। द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज विल बी फैक्ट्रीसाइड। फैक्ट्रीसाइड का मतलब होता है भारतीय हत्या या भाई की हत्या। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, मनुष्य की हत्या, किलिंग ऑफ पर्सन बाय अनदर। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स चाइल्ड। और यहाँ पर जो दिया गया है सोरोरीसाइड, ये भगनी हत्या, बहन की हत्या के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द करेक्ट स्पेलिंग इज़। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कॉन्सोनेंटल। कॉन्सोनेंटल का मतलब होता है व्यंजनिक या व्यंजन का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो बेस्ड ऑन स्पेलिंग करेक्शन। द करेक्ट स्पेलिंग इज। यहाँ पर अभी आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है गायनकोलॉजिस्ट, इसकी स्पेलिंग सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है बहुत अच्छे से। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज गायनकोलॉजिस्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रसूति शास्त्री, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेट। बैलेट का यहाँ पर मुख्य जो है लक्षण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है
इसका इट इज़ कॉमिक इन नेचर, ये नेचर में कॉमिक होता है, ये जो है बैलेड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, बहुत अच्छी जानकारी है। ए बैलेड इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्स, बैलेड जो होता है एक वर्स के फॉर्म होता है, कविता के रूप में होता है। ऑफन ए नैरेटिव सेट टू म्यूजिक, ये नैरेटिव सेट होता है म्यूजिक का। नैरेटिव का मतलब कि इसमें कुछ कहानी के रूप में बात बताई जाती है। बैलेट्स आर ऑफन 39। एक बात और यहाँ पर जानकारी मिलती है कि बैलेट जो होता है ये 13 लाइन का होता है, जिसकी रेमिंग स्कीम होती है AB BC BC। तो यहाँ पर ये कॉमिक नेचर जो दिया गया है गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 16 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 16, यस, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, जिसको आपको एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्म करना है। दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड, इसके लिए आपको जो है नरेशन चेंज करना है। तो इसका यहाँ पर दिया गया है हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज़ टोल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टार्ट विद WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हाउ और एन एक्सक्लेमेशन वर्ड। इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर असर्टिव में दिया गया है तो वहाँ पर वेरी या फाइन या ग्रेट वर्ड आता है, और इसको जब एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं तो ये हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और लास्ट में एक्सप्लेनेशन मार्क ये लगा दिया जाता है। इस फार्मूले का यूज़ करके बहुत अच्छे से इन सेंटेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है म्यूचुअली। क्वेश्चन नंबर 17, जैक बार्थविक इज ए कैरेक्टर इन। जैक बार्थविक ये कैरेक्टर होता है, किस में होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है एक्सप्लेनेशन, जैक बार्थविक इज ए कैरेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स विच 3 एक्ट कॉमेडी। सिल्वर बॉक्स में होता है जो कि 3 एक्ट कॉमेडी है। द फर्स्ट प्ले इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इट वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन इन 1906। 1906 में जो है इसको ओरिजिनल रूप से प्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन डी में है, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फिनिशियल द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टिन रिटन इन 4th सेंचुरी। 4वीं शताब्दी में ये सबसे पहले लिखा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, जो मैंने पढ़ दिया वही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर मिलता है क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। सिंटैक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है करेक्ट सेंटेंस, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। ये जो है करेक्ट सेंटेंस है, बाकी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जॉनीज फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यहाँ पर ये बात किसने शेक्सपियर को कही है, जॉनीज फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये बात किसने शेक्सपियर के लिए कही है। तो आपको पता है कि जहाँ जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें ये रॉबर्ट ग्रीन जो है ये सबसे बड़ा आलोचक रहा है शेक्सपियर का, तो इसी ने ये बात कही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल जाती है, तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, रॉबर्ट ग्रीन called Shakespeare as an absolute Johnny's factotum, Mr. Do Everything, a jack of all trades with a tiger's heart and aggressive person। मतलब कि इसने एग्रेसिव पर्सन कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को एग्रेसिव पर्सन करके संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसां हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन। किस सेंचुरी में ये बात आई है ये आपको बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है 16th सेंचुरी। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवेलिट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा इसमें से सबसे छोटा नावल कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है जैकोलिन। जैकोलिन जो है इनका सबसे छोटा नावल है। एक प्रश्न यहाँ आपसे मैं करता हूँ कि जैकोलिन कब जो है लिखा गया था इनके द्वारा, गाल्सवर्दी के द्वारा, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सही ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 is as follows, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentence। एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है ये किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको बताना है। देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। यहाँ पर राउंड वर्ड के लिए आपको बताना है कि ये किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये नाउन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स. ए ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है एक प्रकार की पोएम होती है जिसमें क्या क्या होता है ये आपको ऑप्शन से बताना है. तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी जो सही है इसके लिए. वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस. एक जो काल्पनिक वक्ता होता है काल्पनिक श्रोता से बात कर रहा होता है, तो इस प्रकार से इसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं. यहाँ पर एक प्रश्न और है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए किसको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं. तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पास्टोरल एलेजी. इनमें से कौन सी रचना जो है पास्टोरल एलेजी है. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है लिसिडास. वैसे यहाँ पर देखा जाए सारी रचनाएँ जो यहाँ पर दी गई हैं ये किससे रिलेटेड हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएं. तो यहाँ पर 25 के लिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा. वैसे एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ. लिसिडास इज अ पास्टोरल एलेजी रिटन इन 1637 बाय जॉन मिल्टन. ही गिव्स किंग द नेम लिसिडास, ए कॉमन नेम फॉर शेफर्ड्स इन द पास्टोरल पोएट्री ऑफ बोथ थियोसिंटस एंड वर्जिल. यहाँ पर 1637 में जॉन मिल्टन ने लिसिडास को जो है लिखा था, और यहाँ पर लिसिडास वहाँ के राजा को कहा गया जिसका यहाँ पे नाम दिया गया है शेफर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. 26 is given as a factual account of person's life examining all available information and text relevant to the subject is called. एक जो फैक्चुअल अकाउंट होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, जिसमें उसके जीवन की उपलब्धियां का इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं. बहुत आसान है, ये बायोग्राफी कहलाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 27 इज चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली. यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसके लिए आपको वन वर्ड बताना है. सेंटेंस है ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस. बीमारी से धीरे धीरे ठीक होने की क्रिया को क्या कहते हैं. तो इसका यहाँ पर शब्द दिया गया है, वन वर्ड दिया गया है कन्वेलेशंस. कन्वेलेशंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. यहाँ पर पैनेसिया, पेट्रेफैक्शन, इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर देख लेते हैं. यहाँ पर एक जो है एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा. तो यहाँ पर दिया गया है पैनेसिया का मतलब जो सर्वरोग हर औषधि होती है, इज़ अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज. पेट्रीफैक्शन का मतलब होता है सड़न गलन, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिके इन बॉडी और ऑर्गेनिक मैटर. ये होता है. क्वेश्चन नंबर 28 इज द करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो यहाँ पर बहुत आसान है. डिफरेंशियल जो दिया गया है यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड दिया गया है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, और इसका मतलब होता है अंतर या भेद कर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 इज फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस. यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है. यानी सिंटैक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. यहाँ पर इनकरेक्ट आपको बताना है. बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट इन चेंज्ड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस बेस्ड ऑन टीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल. क्वेश्चन नंबर 30 इज ए फेबल इज आल्सो कॉल्ड. फेबल को और किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर आपको बताना है. तो यहाँ पे इसके लिए आंसर दिया गया है एपोलॉग. एपोलॉग भी कहा जाता है फेबल को. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं ताकि और नॉलेज बढ़ जाए. एन एपोलॉग इज़ अ ब्रीफ फेबल विद पॉइंटेड आर एग्जैगरेटेड डिटेल्स. एपोलॉग जो होता है ये है किसी भी फेबल का एक संक्षिप्त रूप होता है जिसमें किसी डिटेल को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है. और मिंट टू सर्व एज अ प्लीजेंट व्हीकल फॉर मोरल डॉक्ट्राइन. पैराबल इज़ अ सिंपल स्टोरी. पैराबल जो होती है एक सिंपल स्टोरी होती है यूज टू इलिस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल लेसन. जिसका जो है यूज़ मोरल या स्पिरिचुअल लेसन को इलिस्ट्रेट करने के लिए यानी कि दृष्टांत करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पलम इज़ एन एग्जाम्पल आर मॉडल स्पेशली ए स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट मोरल पॉइंट. That's all for the day. That's all for this video. If you like this video, you have to press like button. If you don't like this video, you have to press dislike button. If you get any benefit from this video, you have to subscribe my channel to support me. Thank you for watching this video. See you later.